हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते रह गए, लेकिन यूरोप ने एक बार फिर से भारत से ईंधन खरीदना शुरू कर दिया है और यही मोड़ पूरी कहानी को और ज्यादा दिलचस्प बना देता है। आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले ट्रंप के वित्त मंत्री बयान दे रहे थे कि यूरोप ने अमेरिका का साथ नहीं दिया ताकि भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाया जा सके, और इसी दबाव के बीच आखिरकार ट्रंप को भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को हटाकर उसे सिर्फ 18% तक लाना पड़ा। यहीं से खेल की दिशा बदलती हुई दिखाई देने लगी। अब जब भारत को ये अमेरिकी इनाम यूरोप के कारण मिला, तो तस्वीर ये बनती दिख रही है कि मोदी जी भी खुलकर यूरोप की मदद में आगे बढ़ चुके हैं। और इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है कि अमेरिका के लाख दबाव के बावजूद भारत ने एक बार फिर से यूरोप को ईंधन की सप्लाई शुरू कर दी है, जिससे पूरा समीकरण नए अंदाज में सेट होता दिख रहा है। जब से यूरोप और अमेरिका दोनों ने मिलकर रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर दबाव बनाया और रूसी तेल पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए, तब माहौल ऐसा बन गया था कि शायद अब भारत यूरोप को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा और जो मुनाफा हो रहा था वो सीमित हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं थमती नहीं है। ट्रंप अपने देश में जोर जोर से ये कहते रहे कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, मगर अब धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आती हुई नजर आ रही है और संकेत यही मिल रहे हैं कि भारत किसी भी मामले में अमेरिका के सामने नहीं झुका है। साथ ही ताज़ा रिपोर्ट से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीद जारी रखी, लेकिन उसे यूरोप को एक्सपोर्ट नहीं किया। यहीं पर रहस्य और गहरा हो जाता है। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भारत ने यूरोप को जो भारी मात्रा में ईंधन सप्लाई किया, वो आखिर कौन सा ईंधन है और उसका इस्तेमाल कहाँ होने वाला है। अगर वो पेट्रोल डीजल नहीं है, तो फिर तस्वीर के पीछे की असली परत क्या है? सस्पेंस यहीं से और तेज हो जाता है। फिलहाल इतना साफ दिख रहा है कि यूरोप और भारत अमेरिका के दबाव में झुकने के बजाय उसे नज़रअंदाज करते हुए व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं, और मोदी जी की तरफ से भेजा गया ये तोहफा न केवल अमेरिका के लिए झटका साबित हो रहा है, बल्कि भारत और यूरोप के रिश्तों को और मजबूत आधार दे रहा है। आगे कहानी में यह भी सामने आता है कि भारत से यूरोप जाने वाले उस तेल टैंकर को लंबे समय तक, लगभग कई हफ्तों तक इंतजार क्यों करना पड़ा, और अब धीरे धीरे कई परतें खुलती हुई दिख रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है, लाख दबाव के बावजूद भारत झुका नहीं। आप सब जानते हैं कि पिछले 2 से 3 सप्ताह में भारत ने अमेरिका और यूरोप के साथ ट्रेड डील फाइनल करके दुनिया भर में हलचल मचा दी, और शायद यही वजह बनी कि वो जहाज बीच रास्ते में ठहरकर हालात के सामान्य होने का इंतजार करता रहा, और जैसे ही माहौल स्थिर हुआ, उसी पल से तेज रफ्तार में यूरोप तक भारतीय एक्सपोर्ट पहुंचना शुरू हो गया। आगे हम लोग विस्तार से जानेंगे कि भारत जो यूरोप को ईंधन सप्लाई कर रहा है, उसे लेकर यूरोप को कौन सी लिखित शर्त दी गई है। इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि जब किसी तेल टैंकर या बड़े जहाज को समुद्र में लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, कई बार कुछ सप्ताह और कई बार तो कुछ महीनों तक, तब उस दौरान उसकी स्थिति क्या रहती है और उसे किस तरह नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जामनगर कॉम्प्लेक्स में 2 बड़ी रिफाइनरियां क्यों हैं, और यही व्यवस्था किस तरह मुकेश अंबानी को एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाने में भूमिका निभाती हुई दिखाई देती है। साथ ही भारत के एक्सपोर्ट में तहलका मचाने में भी बड़ी भूमिका निभाती नजर आती है। देखिए, आप सब जानते हैं कि यूरोप लंबे समय से भारत से पेट्रोल और डीजल खरीदता रहा है, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि एक और खास प्रकार का ईंधन यूरोप भारत से बेहद ज्यादा मात्रा में खरीद रहा है, जिसे जेट फ्यूल या फिर एविएशन फ्यूल कहा जा रहा है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि साल 2022 से 2025 के बीच यूरोप के कुल एविएशन फ्यूल आयात में भारत की हिस्सेदारी तकरीबन 15% तक पहुंच गई। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ संकेत देता हुआ नजर आता है। यही बताता है कि यूरोप के लिए भारत कितना जरूरी देश बन चुका है। आज स्थिति ऐसी बनती दिख रही है कि यूरोप भारत से आयात किए बिना हवाई यात्रा भी नहीं कर सकता, और यही कारण माना जा रहा है कि उसने भारत के साथ दोस्ती को बनाए रखते हुए ट्रंप के टैरिफ को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रंप के धमकियों के बावजूद भारत ने यूरोप को कौन सा तोहफा भेज दिया है।
तो भारत ने यूरोप की धरती पर जेट फ्यूल की सप्लाई फिर शुरू कर दी है और इस बार पूरा खेल नियमों की महीन लकीरों के बीच खेला गया है। यूरोपीय संघ ने रूसी कच्चे तेल से बने उत्पादों पर सख्त रोक लगाई थी। उसी माहौल में रिलायंस इंडस्ट्रीज का टैंकर इटली के फ्यूमिचिनो पोर्ट पर पहुंचा और धीरे धीरे कार्गो उतारना शुरू हुआ। बाजार के खिलाड़ी हर मूव पर नजर रखे हुए हैं क्योंकि सप्लाई में हल्की सी रुकावट भी कीमतों में आग लगा सकती है। दरअसल रिलायंस द्वारा चार्टर किया गया एफ्रामैक्स टैंकर लीवा वी इटली के रोम के पास फ्यूमिचिनो पोर्ट पर लगभग 3,90,000 बैरल जेट फ्यूल उतार चुका है, जो उसके कुल माल का करीब आधा हिस्सा था। शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार यह जहाज जनवरी की शुरुआत में इटली पहुंच गया था और पोर्ट के बाहर लगभग 3 हफ्ते तक इंतजार करता रहा, जबकि पहले योजना थी कि कार्गो 24 जनवरी तक उतार दिया जाएगा। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि खराब मौसम की वजह से डिस्चार्ज में देरी हुई, फिर भी जहाज ने काफी मात्रा में ईंधन उतार दिया है और बाकी कार्गो पूरी तरह उतारने के लिए अभी भी पोर्ट के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। अब यहां पर कहा गया है कि 3 हफ्ते तक जहाज को इंतजार करना पड़ा, तो इसका मतलब क्या है, जरा टीम विक्रम स्टाइल में विस्तार से समझते हैं। तो कई बार जहाज को पोर्ट के बाहर इंतजार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बंदरगाह पर मौसम खराब होने से सेफ्टी रिस्क बढ़ जाता है। तेज हवा, ऊंची लहरें, कम विजिबिलिटी और भीड़-भाड़ के कारण पायलट बोट और टग बोट की मदद से सुरक्षित तरीके से जहाज को अंदर लाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पोर्ट अथॉरिटी अस्थायी रोक लगा देती है और जहाज एंकर पर खड़ा रहता है। दूसरी वजह प्रशासनिक और नियमों से जुड़ी होती है। खासकर जब किसी कार्गो पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू हो, तब पोर्ट, कस्टम्स और खरीदार की तरफ से डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिन सर्टिफिकेट और कंप्लायंस की लंबी जांच होती है। अगर जरा सा भी संदेह हो कि ईंधन रूसी कच्चे तेल से जुड़ा हो सकता है, तो क्लियरेंस देर से मिलती है और जहाज को बाहर ही इंतजार करना पड़ता है। कई मामलों में शेड्यूलिंग की समस्या भी होती है। पोर्ट पर पहले से लाइन लगी होती है और स्लॉट मिलने तक जहाज समुद्र में होल्डिंग एरिया में रहता है। महीनों तक इंतजार वाली खबरें आमतौर पर तब आती हैं जब प्रतिबंध, बीमा, भुगतान या खरीदार के पीछे हटने जैसी दिक्कतें एक साथ खड़ी हो जाती हैं। तब नया खरीदार या नया पोर्ट ढूंढने में समय लग जाता है। जहाज पर मौजूद क्रू के लिए पहले से रहने, खाने, पानी, दवाइयों और ईंधन की व्यवस्था मानक नियमों के अनुसार रहती है। शिपिंग कंपनियां रोटेशन के जरिए क्रू बदलती भी हैं और जरूरत पड़ने पर सप्लाई बोट से राशन और जरूरी सामान पहुंचाया जाता है। इसलिए लंबे इंतजार के दौरान भी जहाज संचालन सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से चलता रहता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जामनगर कॉम्प्लेक्स में 2 बड़ी रिफाइनरियां चलती हैं। एक घरेलू जरूरत के लिए और दूसरी निर्यात के लिए समर्पित है। जामनगर कॉम्प्लेक्स में 2 अलग अलग रिफाइनरियां होने का मतलब यह है कि एक यूनिट का फोकस भारत की घरेलू जरूरतें पूरी करना रहता है, ताकि पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और एलपीजी जैसी चीजें देश के भीतर स्थिर सप्लाई में मिलती रहें और ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे। जबकि दूसरी यूनिट को खास तौर पर एक्सपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मांग, अलग अलग देशों के फ्यूल स्टैंडर्ड और कीमतों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाकर विदेशों में बेचती है। इससे कंपनी को ग्लोबल मार्केट के बेहतर दाम मिलते हैं और देश को विदेशी मुद्रा आती है। इसी डुअल मॉडल की वजह से जब कहीं सप्लाई शॉक या भू राजनीतिक तनाव होता है, तब घरेलू बाजार को प्राथमिकता देकर देश के अंदर कमी नहीं होने दी जाती और साथ साथ एक्सपोर्ट से कमाई भी जारी रहती है। यही संतुलन बड़े पैमाने की कमाई और स्थिर कैश फ्लो बनाता है, जो मुकेश अंबानी की संपत्ति बढ़ाने में बड़ा रोल निभाता है। क्योंकि रिफाइनिंग मार्जिन, ट्रेडिंग, लॉजिस्टिक्स और लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट से लगातार राजस्व आता है। जामनगर कॉम्प्लेक्स को दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग हब्स में गिना जाता है, जहां गहरे समुद्र का पोर्ट, विशाल स्टोरेज टैंक, पाइपलाइन नेटवर्क और पावर और यूटिलिटी सिस्टम एक ही जगह इंटीग्रेटेड तरीके से जुड़े हैं। यहाँ कच्चे तेल को डिस्टिलेशन, क्रैकिंग, हाइड्रो ट्रीटिंग, ब्लेंडिंग और क्वालिटी टेस्टिंग जैसी कई प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, ताकि अलग अलग ग्रेड के फ्यूल, पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तैयार हों। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स एक साथ देश की ऊर्जा जरूरत, निर्यात कमाई, सप्लाई चेन की मजबूती और कंपनी के मुनाफे चारों मोर्चों पर असर डालता है। कंपनी ने 20 नवंबर को कहा था कि उसने अपनी निर्यात के लिए बनाई गई रिफाइनरी में रूसी कच्चे तेल की प्रोसेसिंग बंद कर दी है। रिलायंस ने रॉयटर्स को बताया कि वो यूरोप के खरीदारों और ट्रेडर्स को लिखित भरोसा दे रही है कि यूरोप भेजे जा रहे ईंधन को बनाने में रूसी कच्चे तेल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यूरोप की स्थिति को सरल तरीके से समझें तो वे ईंधन खरीदना चाहते हैं ताकि उनकी उड़ानें और उद्योग चलते रहें, पर साथ ही वे ये भी चाहते हैं कि उनके पैसे सीधे या परोक्ष रूप से रूस तक न पहुंचें। इसलिए नियम ये कहते हैं कि रूसी कच्चे तेल से बने प्रोडक्ट स्वीकार नहीं होंगे।
ऐसी स्थिति में किसी बड़ी रिफाइनिंग कंपनी के पास कई देशों से कच्चा तेल लेने के विकल्प होते हैं, जैसे मध्य पूर्व, अफ्रीका या दूसरे सप्लायर्स। इसलिए वो यूरोप के लिए अलग से वही कच्चा तेल इस्तेमाल करती है जो प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आता, और तकनीकी तौर पर अलग अलग फीड स्टॉक और प्रोडक्ट स्ट्रीम को अलग रखकर ट्रैक किया जाता है, ताकि ये साबित किया जा सके कि कौन सा ईंधन किस सोर्स से बना है। दूसरी तरफ अगर कंपनी ने कहीं रियायती रूसी कच्चा तेल खरीदा भी है, तो उसे घरेलू खपत या उन बाजारों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जहां ऐसे प्रतिबंध लागू नहीं है। इससे भारत के अंदर सप्लाई स्थिर रहती है और लागत भी नियंत्रित रहती है। यूरोप के खरीदार बहुत सख्त कंप्लायंस चाहते हैं, इसलिए कंपनी लिखित घोषणा, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिन सर्टिफिकेट और ऑडिट ट्रेल देकर भरोसा बनाती है कि भेजा गया ईंधन नियमों के अनुरूप है। इससे व्यापारिक रिश्ता बना रहता है, कीमतों का जोखिम घटता है और दोनों पक्ष अपने अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को साथ साथ सुरक्षित रख पाते हैं। कंपनी का कहना है कि अलग अलग डीजल और फ्यूल की धाराओं को तकनीकी तरीके से अलग रखना संभव है, इसलिए जरूरत पड़ने पर ऐसे तरीके अपनाए जा सकते हैं जिनसे नियमों का पालन बना रहे। ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि डीजल और जेट फ्यूल की अलग अलग स्ट्रीम को सटीक तरीके से अलग करना संभव है और कंपनियां एफओबी सेल्स या ब्लेंडिंग जैसे ऑपरेशन से रास्ता निकाल सकती हैं। इस बात का सरल मतलब यह है कि बड़ी रिफाइनरियों में कच्चा तेल अलग अलग टैंकों और पाइपलाइनों के जरिए प्रोसेस होता है, इसलिए जो कच्चा तेल जिस देश से आता है उसकी पहचान और रिकॉर्ड अलग रखा जा सकता है। इसी को फ्यूल या डीजल की अलग अलग स्ट्रीम कहना आसान भाषा में सही रहेगा। यानी अगर किसी खेप के लिए शर्त है कि उसमें रूसी कच्चे तेल का इस्तेमाल न हो, तो रिफाइनरी उसी सोर्स वाले कच्चे तेल को चुनकर उससे बना ईंधन अलग टैंकों में स्टोर करती है और पूरी सप्लाई चेन में उसकी ट्रैकिंग रखती है, ताकि नियमों का पालन साबित किया जा सके। एफओबी सेल्स का मतलब होता है कि माल जहाज पर लोड होते ही जिम्मेदारी खरीदार की हो जाती है। इससे डिलीवरी की शर्तें साफ रहती हैं और जोखिम का बंटवारा तय रहता है। ब्लेंडिंग ऑपरेशन का मतलब अलग अलग सोर्स से बने फ्यूल को तय अनुपात में मिलाकर वो क्वालिटी तैयार करना है जो किसी बाजार के मानकों पर खरी उतरे। ये सब काम सख्त डॉक्यूमेंटेशन, सैंपल टेस्टिंग और ऑडिट ट्रेल के साथ होता है, ताकि खरीदार और पोर्ट अथॉरिटी को भरोसा रहे कि भेजा गया ईंधन तय नियमों और प्रतिबंधों के अनुसार ही तैयार किया गया है। यही कारण है कि ये खेप नियमों के भीतर रहते हुए यूरोप के बाजार तक पहुंची और भारत की सप्लाई चेन की विश्वसनीयता का संदेश दे गई। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब समझते हैं कि जेट फ्यूल एक्सपोर्ट करके भारत ने यूरोप मार्केट पर कैसे कब्जा किया हुआ है। तो पिछले साल भारत ने यूरोप को लगभग 4.1 मिलियन मीट्रिक टन जेट फ्यूल भेजा था, जो युद्ध से पहले के समय के मुकाबले कई गुना ज्यादा रहा। 2022 से 2025 के बीच यूरोप के एविएशन फ्यूल आयात में भारत की हिस्सेदारी करीब 15% तक पहुंच गई। अब जरा मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। तो यूरोप भारत से ज्यादा जेट फ्यूल इसलिए ले रहा है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद उसने रूसी ऊर्जा पर निर्भरता तेजी से घटाने का फैसला किया। पहले यूरोप को पास के रूसी स्रोत से सस्ता सप्लाई मिल जाता था, अब उसे वैकल्पिक सप्लायर चाहिए जिनके पास बड़ी और लचीली रिफाइनिंग क्षमता हो। भारत खासकर जामनगर जैसे हब के कारण अलग अलग किस्म के कच्चे तेल को प्रोसेस करके अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला एटीएफ जल्दी और बड़ी मात्रा में दे सकता है। इसलिए दूरी ज्यादा होने के बाद भी व्यापार संभव रहता है। यूरोप के पास अपनी रिफाइनरियां मौजूद हैं, पर कई प्लांट पुराने हैं, मेंटेनेंस और पर्यावरण नियम कड़े हैं, कुछ जगह क्षमता कम हो गई है। साथ ही हवाई यात्रा महामारी के बाद तेजी से बढ़ी, इसलिए अतिरिक्त सप्लाई बाहर से मंगानी पड़ती है। चीन और अमेरिका से भी खरीद होती है, पर हर समय पर्याप्त उपलब्धता और कीमत का संतुलन नहीं बनता, इसलिए भारत भरोसेमंद विकल्प बन गया। जेट फ्यूल का मुख्य उपयोग नागरिक उड्डयन में होता है। कार्गो विमान, पैसेंजर फ्लाइट, हेलीकॉप्टर और कुछ सैन्य विमानों में भी इसी श्रेणी का ईंधन इस्तेमाल होता है। पर युद्ध में किस देश के फाइटर जेट के लिए कौन सा ईंधन कहां से आया, ये आमतौर पर सीधे ट्रेस नहीं किया जाता, क्योंकि सैन्य सप्लाई चेन अलग और गोपनीय रहती है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि किसी खास युद्ध में इस्तेमाल हो रहा ईंधन सीधे भारत से ही जा रहा है। यूरोप के लिए ज्यादा आयात इसलिए भी जरूरी हुआ क्योंकि एयर ट्रैफिक बढ़ा, रूसी स्रोत बंद हुए और वैकल्पिक सप्लाई चेन को स्थिर रखना था।
जेट फ्यूल पेट्रोल और डीजल से अलग होता है। यह केरोसिन आधारित ईंधन है जिसका फ्लैश पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा रखा जाता है कि ऊंचाई पर कम तापमान में भी इंजन भरोसेमंद चले। इसमें सख्त क्वालिटी कंट्रोल, एडिटिव्स और शुद्धता की जरूरत होती है, जबकि पेट्रोल कारों के स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए और डीजल भारी वाहनों के कंप्रेशन इग्निशन इंजन के लिए बनाया जाता है। भारत के लिए जेट फ्यूल का निर्यात विदेशी मुद्रा कमाने, रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ाने और ग्लोबल ऊर्जा बाजार में भरोसेमंद सप्लायर की छवि बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। और यूरोप के अलावा एशिया तथा अफ्रीका के कई देश, साथ ही समय समय पर कुछ लैटिन अमेरिकी बाजार भी भारत से एविएशन टरबाइन फ्यूल खरीदते रहे हैं। इसलिए यह सेगमेंट भारत की ऊर्जा व्यापार रणनीति का अहम हिस्सा बन गया है। यूरोप रूसी ऊर्जा पर निर्भरता घटाने की कोशिश में है। ऐसे में भारत ने रियायती कच्चे तेल का फायदा उठाकर रिफाइनिंग और निर्यात की ताकत दिखाई। जनवरी महीने में यूरोप के लिए भारत से सिर्फ एक और जेट फ्यूल शिपमेंट दर्ज हुआ, जबकि डीजल की कोई खेप अब तक नहीं पहुंची। पाबंदी शुरू होने के बाद से यूरोप को भारत से अब तक डीजल की कोई भी खेप नहीं मिली है। इस स्थिति को ऐसे समझें कि पाबंदी लगने के बाद नियम बहुत सख्त हो गए, इसलिए यूरोप को भेजे जाने वाले हर ईंधन के सोर्स और प्रोसेस की गहरी जांच होती है। इसी वजह से जनवरी में जेट फ्यूल की सिर्फ सीमित खेप दर्ज हुई और डीजल की कोई खेप नहीं पहुंची, क्योंकि डीजल पर संदेह ज्यादा रहता है कि कहीं वो प्रतिबंधित कच्चे तेल से जुड़ा ना हो। इसलिए खरीदार और पोर्ट अथॉरिटी अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं और कई सौदे टल जाते हैं या धीमे पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कुल मिलाकर भारत का निर्यात हमेशा कम ही रहा, बल्कि युद्ध के पूरे दौर में तस्वीर मिली-जुली रही है। एक तरफ सख्त कंप्लायंस और जोखिम के कारण कुछ महीनों में शिपमेंट घटे, दूसरी तरफ रियायती कच्चे तेल की उपलब्धता और भारत की बड़ी रिफाइनिंग क्षमता के कारण रिफाइनिंग मार्जिन बेहतर रहे और अलग-अलग बाजारों में बिक्री से कंपनियों ने अच्छा मुनाफा भी कमाया। ये संकेत देता है कि नियमों की सख्ती के बीच हर कदम नाप तौल कर रखा जा रहा है और भारत वैश्विक ऊर्जा शतरंज में अपनी चाल बेहद सोच समझकर चल रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।